बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट फिजिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 12 इनमें से जो मोशन ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट्स हैं इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स उस पर एक बहुत ब्रीफ और बहुत डिटेल्ड लेक्चर दूंगा। इस लेक्चर से आप चार्जेस की जो मूवमेंट है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन, उसमें एक हार्मनी देख सकेंगे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो लेक्चर के कंटेंट अगरचे सिर्फ 3 हैं: द मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इन 3 कंटेंट्स के अंदर एक इमेंस डिटेल है जो एंटी टेस्ट के हवाले से या फिजिक्स की बेस अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी है। सो वो स्टूडेंट्स या वो बिगिनर लर्नर्स और टीचर्स जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर के कंटेंट्स को नोट करें और जिस सिमेट्री से मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँ कोशिश करें कि अगर आप उससे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस सिमेट्री को फॉलो करने की कोशिश करें। तो हमारे जो कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दोबारा से हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। डायरेक्शंस याद रखनी है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटवर्ड, और एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह वेरी करती है उसकी इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, E इज इक्वल टू KQ/R²। नेगेटिव चार्ज लाइंस इनटू द चार्ज होती, तो यहाँ पे चूंकि लाइंस आउटवर्ड हैं तो पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम भी देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं तो उन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि दोनों प्लेट्स की मौजूदगी से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट इन बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म हो जाती है। अगर इन प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल है V और इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है D, तो हम V इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू V/D से ये फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक इक्वेशन जो आप गॉसेस लॉ की 3rd एप्लीकेशन में देखते हैं, σ/ε0। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हर पॉइंट पर इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगी और यहाँ पर वीकर होगी। चूंकि दोनों प्लेट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो उस चार्ज पर स्टूडेंट्स फोर्स लगेगी बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू QE। बाकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिव्यू। फिर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। एक्सेलरेटिंग फोर्स ऐसे कि ये पार्टिकल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और पार्टिकल की स्पीड भी चेंज कर सकती है, जबकि ये फीचर हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स में हम बाय कन्वेंशन एक को नॉर्थ और एक को साउथ पोल का नाम देते हैं। नॉर्थ से लाइंस ओरिजिनेट होके साउथ पर एंड होती हैं। अब चार्जेस में और मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट्स में एक फ़र्क छोटा सा ये है कि आप एक सेपरेट पॉजिटिव चार्ज सपोज कर सकते हैं, आप एक सेपरेट नेगेटिव चार्ज सपोज कर सकते हैं, बट आप एक नॉर्थ को साउथ से सेपरेट कंसीडर नहीं कर सकते। यानी जो मैग्नेटिक डाईपोल है ये हमेशा डाईपोल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। डाई 1 और 2 पोल्स ये इकट्ठे ही रहेंगे, जबकि पॉजिटिव का एक अलग रख सकते हैं, नेगेटिव का एक अलग रख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल्स, इसे मोनोपोल्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक अकेला पॉजिटिव या एक अकेला नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, जबकि मैग्नेट में मोनोपोल्स नहीं एग्जिस्ट करते, सिर्फ डाईपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारी ज़मीन बजाते खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो अगर मैं इस मैग्नेट को एक स्फीयर में बंद कर दूं तो हमारी ज़मीन का एक्चुअल मैग्नेटिज्म भी ऐसे ही है। हमारी ज़मीन का जहाँ पर
वहाँ पर हमारी ज़मीन का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और जहाँ हमारी ज़मीन का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर जा रही हैं साउथ तक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे लिए एक साइंटिफिक एडवांटेज है नेचर में अल्लाह ताला ने रखा हुआ, कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की और दूसरे सितारों से आने वाली जो हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं उनसे हर लम्हा बचा रही हैं। ये जो अक्सर आप एरोरा लाइट्स का नाम सुनते हैं, ये एरोरा लाइट्स इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड की चार्जेस के साथ इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ ह्यूज प्रोटेक्टिव लेयर ओवर अर्थ इन फ्रंट ऑफ द कॉस्मिक रेडिएशंस। तो ये दो छोटे से इंट्रोडक्शंस के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्जेस एंटर होते हैं तो याद रखें स्टूडेंट्स, उनकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, उनकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है चेंज कर सकती है ये डायरेक्शन को, लेकिन ये उस पार्टिकल की रफ्तार को चेंज नहीं कर सकती। दोनों चीज़ों को चेंज करने वाली फील्ड है इलेक्ट्रिक, सिर्फ एक चीज़ को चेंज करने वाली फील्ड है मैग्नेटिक। दैट्स वाई इनकी जो हार्मनी है वो बहुत इंटरेक्टिव है। अब हम चलते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर। स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि हमारे पास एक जो है वो सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब फर्ज करें कि हम एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ चार्ज Q एंड मास M सपोज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह से क्वेश्चन हम देखते हैं। एक, अगर हम इसको रिलीज करें, और दूसरा अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें। अब ये रिलीज और प्रोजेक्ट के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखें, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पिक करके यहाँ पर सिर्फ फील्ड में रिलीज कर दूं, यानी रख के छोड़ दूं, तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज पे एग्जर्ट करेगी फोर्स और इसको एक्सेलरेट करेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अब इस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी, चूंकि ये मास m रखता हो तो ma, दूसरी तरफ चूंकि ये फोर्स इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू QE। सो इन केस ऑफ रिलीजिंग एंड प्रोजेक्शन, दोनों केसेस में फोर्सेस की इक्वेशन सेम रहेंगी। हम दोनों को इक्वेट करते हैं दैट ma इज इक्वल टू QE। तो यहां से हमें पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिल सकती है, दैट इज QE डिवाइडेड बाय m। नाउ वंस यू हैव द एक्सेलरेशन एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। तो आप स्टूडेंट्स यहां पर Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, यानी इफ यू वांट टू नो दैट आफ्टर हाउ मच टाइम व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, QE डिवाइडेड बाय m। इसी तरह S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इसमें A है तो ऑटोमेटिकली आप ये A की वैल्यू पुट करके, इन केस अगर आपने इसको रिलीज किया है तो फिर VI का फैक्टर क्या होगा, 0। अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया होगा, प्रोजेक्ट का मतलब होता है इसको स्टार्ट में कोई स्पीड देना, तो स्पीड देने का मतलब है कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और फिर यहाँ पर आप एक्सेलरेशन पुट करके इस तरह इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात, अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो मोस्टली प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, यूं कह लें कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इस चार्ज को रख के, फॉर एग्जांपल मैं इसको हिट ही कर देता हूं, तो इट विल बी प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव कंसीडर नहीं होगी, ये क्या कंसीडर होगी, नेगेटिव। तो अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाए, अच्छा पॉजिटिव रिलीज करें तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज रिलीज करेंगे तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप पहले से स्पीड दे के चार्ज को इंसर्ट करें। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करता हूं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स तो इट्स स्पीड विल डिक्रीज। अच्छा, अब ये चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इट ऑल्सो एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी आप चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से जो है फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर के ई इज इक्वल टू क्यू डेल वी, के ई इज इक्वल टू 1/2mv²। जैसे आप यहाँ पे वी एफ इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं ना, आप सिंपल इस इक्वेशन से भी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए आप सिंपल q डेल v इज इक्वल टू 1/2mv² पे आ जाए। इसको डेल v की बजाय अगर सिंपल v भी रखना चाहें तो ये बन जाएगा 2qv डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इसी चार्ज पार्टिकल को अगर रिलीज करते हैं तो इट विल अटेन काइनेटिक। नाउ अगर इसी चार्ज पार्टिकल को मैं खुद मूव करके नियर द पॉजिटिव प्लेट छोड़ आऊं तो फिर आई हैव डन द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव प्लेट के करीब ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, के ई इज इक्वल टू क्यू डेल वी। अभी जो मैंने आपको केस पढ़ाया है स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज कॉमन थी कि वेलोसिटी पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वेलोसिटी या उसके पैरेलल थी या उसके एंटी पैरेलल थी। अब हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करते हैं कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो देन हाउ द इक्वेशंस वेरी। तो स्टूडेंट्स, इस पैरेलल केस में अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी तो आपने ये जवाब देना है कि इट विल बी अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर देखें कि हम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो व्हाट विल हैपन। अब देखें, ये बिल्कुल पर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह केस है। जैसे आप एक प्रोजेक्टाइल को या एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रो करते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है, हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम परपेंडिकुलर टू फील्ड रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर एक फोर्स लगेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव को रिलीज करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहली बात तो ये दोनों डिफ्लेक्ट होंगे, पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपवर्ड जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास चार्जेस का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। अच्छा, नंबर 2, ये स्पीड भी चेंज करेगी। अब देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन में चूंकि यहाँ पे पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो जस्ट सपोज कि ये इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और ये इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही इसका जो x कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, इट विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन एक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगी बट x डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करेगी। नाउ व्हेन वी विल अप्लाई द फोर्स F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, इट्स द फोर्स अलोंग y एक्सिस, और F इज इक्वल टू QE। तो उसी इक्वेशन को यूज करते हुए तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं ay इज इक्वल टू QE बाय m by remembering that this is the acceleration along y axis। तो पार्टिकल जो है उसकी x component of velocity will remain same but its y component of velocity will keep on increasing। सेम इसी तरह अब आप यहाँ पर s की जगह पर y लिख सकते हैं, y is equal to, अब अगर इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल जो भी है vi t प्लस 1/2, अब यहाँ पर ay आ जाएगा, ये ay लिखा हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पर आप वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्ज पार्टिकल की तो मैंने क्या कहा, इसका मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट पाथ। इस मोशन को, इस शेप को क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप। तो रिमेंबर द शेप नेम्स। अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू फील्ड है तो रेक्टिलिनियर मोशन, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू ई है तो फिर हम नाम देंगे पैराबोलिक पाथ का। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं पैराबोलिक मोशन में मूव करता है, जिसकी वजह एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि एक स्पीडिंग एक्सेलरेशन है, यानी जो पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सकती है।
मैग्नेटिक फील्ड में जब हम जाएंगे तब भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, बट रिमेंबर वो डिफ्लेक्शन पैराबोलिक पाथ में नहीं, वो डिफ्लेक्शन सर्कुलर पाथ में एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक छोटा सा बिहेवियर है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स का। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, अब आते हैं द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है ये, और इसके फिर आउटकम्स आपको बहुत से पता चलेंगे। सबसे पहले जब भी कोई चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी मैटर करता है। उस पे एक Fb फोर्स एक्ट करती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी नेगेटिव पर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट है तो बनेगा Vb साइन थीटा, यानी हमें V और B के दरमियान का एंगल जो है वो बहुत अच्छे से समझना है फोर्स को जानने के लिए। फिर अगर एंगल 90 डिग्री है किसके दरमियान, V और B के दरमियान, तो फिर क्या होगा, फिर स्टूडेंट्स फोर्स मैक्सिमम होगी। और अगर V और B के दरमियान एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो फिर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, इवन इफ Q भी है, V भी है, B भी है, अगर तीनों चीज़ें भी नॉन ज़ीरो हैं, पैरेलल कंडीशन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो पहले तो मैं आपको इस पर रूल समझा दूं जिसकी बिना पर हम डायरेक्शन का तयन करेंगे और फिर हम उससे अगली बात करते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास क्रॉसेस लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो B है वो इन टू द पेज है। इन टू द पेज का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें जहाँ मेरा हाथ है यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से लाइंस निकल के किस तरफ जा रही हैं, कहीं नीचे साउथ की तरफ। तो लाइंस नॉर्थ से मर्ज होकर किस तरफ जा रही हैं, साउथ की तरफ, तो वो इस बोर्ड में से गुजरेंगी। अब चूंकि वो इस बोर्ड में से गुजरेंगी तो मैं इन लाइन की रिप्रेजेंटेशन करूंगा क्रॉस से। इसी तरह फर्ज कर लें इस बोर्ड के नीचे नॉर्थ पोल पड़ा हुआ, तो उससे फील्ड लाइंस आएंगी बाहर की तरफ, सारी लाइंस बाहर की तरफ आएंगी। अब उनके बाहर की तरफ आने की वजह से हम यहाँ पे क्रॉसेस नहीं डॉट्स लगाएंगे। तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, आउट ऑफ द पेज को। एक ये बात मैं ज़्यादातर केसेस इनटू से करूँगा, जब आपको मैं रूल समझा दूंगा तो फिर आप आउट ऑफ द फील्ड पे के साथ भी इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो है Q, और वो V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। फोर्स लगेगी, किस तरफ लगेगी और वो फोर्स इस चार्ज के साथ क्या करेगी, ये 2-3 क्वेश्चन ज़हन में रखने हैं। अब आप बच्चे ज़रा अपना राइट हैंड उठा लें। यहाँ पे राइट हैंड रूल समझने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा थोड़े से चौकन्ने हो जाएं कि अपने राइट हैंड पर अपनी इस फिंगर पर V लिखें, मिडल बड़ी फिंगर पर आपने B लिखना है, और यहाँ पर आपने थंब के ऊपर F यानी फोर्स लिख देना। अब पहले एक छोटा सा गुर ज़हन में रखें, अगर ये B और V साथ साथ हुए, एक ही सिमत में हुए, तो फोर्स नाराज हो जाएगी, फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे ही ये B और V अलग होना शुरू होंगे, फोर्स खुश हो जाएगी और फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और जब ये B और V आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होंगे, जैसे ये V या B हो या फिर ये V या B हो, इन दोनों केसेस में फोर्स एक्सर्ट होगी। अब फोर्स लगेगी तो फिर क्या ये फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट करेगी? नो, ये फोर्स सिर्फ चार्ज को डिफ्लेक्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, डिफ्लेक्ट करेगी तो ये चार्ज पार्टिकल पर हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। अब एक और सी चीज़ देखनी है, V और B के दरमियान कोई भी एंगल बन रहा हो, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, फोर्स का V के साथ भी एंगल 90 है, फोर्स का B के साथ भी एंगल 90 है। तो रिमेंबर वन पॉइंट, देयर कैन बी एनी एंगल बिटवीन V एंड B। V और B के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, बट रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V, force is always perpendicular to B, or simply you can state that force is always perpendicular to the plane that contains V and B. अब प्लेन की एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल फिंगर्स हैं,
तो ये दोनों जो V और B को मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये एक प्लेन में है, और जो मेरा थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके दरमियान कोई भी एंगल बन रहा है, फोर्स के एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। अब यहां तक तो समझ आ गई। इससे अगली बात, पॉजिटिव चार्ज जब इस फील्ड में एंटर होगा तो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगा। नाउ सी, अब B इनटू द पेज है तो मैंने B को डाउनवर्ड जो है मेंशन कर दिया। वेलोसिटी वो राइट साइड की तरफ जा रही है, तो मैंने कहा कि वेयर आर यू गोइंग चार्ज, तो मैं अपनी फिंगर से इशारा कर रहा हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो देखें मैंने जैसे ही प्रॉपर डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया कि फिंगर इनटू द पेज ड्यू टू फील्ड, ये फील्ड है, चार्ज जिस सिमत में जा रहा है, यही सोचें वो चार्ज किधर जा रहे हो तो उस सिमत में उंगली का इशारा करें। फील्ड जो है उसको मेंशन करने के बाद आप देखें जिस तरफ थंब जा रहा है चार्ज इस डायरेक्शन में जाते हुए डिफ्लेक्ट जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। सो नंबर 1 कि ये चार्ज जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसी से अगली बात ध्यान में रखनी बच्चों, अगर पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में अपवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज होता तो वो इस फील्ड में डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होता। अब अगर किसी एमसीक्यू में नेगेटिव चार्ज आ जाए, पूछा जाए किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो आपने अपना राइट हैंड रूल नहीं बदलना, आपने फौरन इसका काउंटर इमेजिन करना है कि यार अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होता तो किधर जाता। यूज द राइट हैंड रूल विद द 3 फिंगर्स। वो जिस सिम्त में जाएगा, याद रखें नेगेटिव ने हमेशा उसके ऑपोजिट सिम्त में जाना है, क्योंकि इस पे चार्ज नेगेटिव है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। ये होगी 2 बातें। अच्छा, डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, एक तो ये हो गया कि पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। चूंकि ये फोर्स चार्ज पार्टिकल पर हर पॉइंट पर एक्ट करती है, लिहाजा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो दे स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल इफ द एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। अगर V और B के दरमियान एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री होगा तो चार्ज पार्टिकल विल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कल 2 तरह का होता है, अब या ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो लिसन, पॉजिटिव चार्ज चूंकि अपवर्ड डिफ्लेक्ट हुआ है तो उस अपवर्ड डिफ्लेक्शन को एक दायरे में बदल दें। अब वो दायरा जिस सिमत में आपने बनाया है ये हुई उसके घूमने की सिमत होगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज तो वो तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा था, वो डिफ्लेक्शन को एक दायरे में चेंज कर दें तो नेगेटिव चार्ज किस सिमत में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो एक फील्ड जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगा, नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, क्या इन दायरों का साइज एक जितना होगा, इस पे बहस करेंगे, इस पे बात करेंगे थोड़ा सा टाइम के बाद। पहली बात तो ये दोनों दायरों में घूमेंगे। अगली बात, एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, और दायरा या सर्कल किस केस में बनेगा, जब V और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। अब आ जाए एक और केस पे, ये है मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, बोथ आर मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपसे मैंने कहा कि अगर ये दोनों फिंगर्स V और B साथ हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही सिमत में है, तो फोर्स एंग्री है, फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स इनको साथ नहीं देखना चाहती। अच्छा, ना इन्हें साथ देखना चाहती है, ना इन्हें बिल्कुल 180 डिग्री पे ऑपोजिट देखना चाहती। फोर्स दरमियान में एंगल्स पर खुश है, तो नो फोर्स विल एक्ट ऑन 0 डिग्री, नो फोर्स विल एक्ट ऑन 180 डिग्री। यानी अगर चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट टू फील्ड जा रहा है, फोर्स को तब भी अप्लाई नहीं होना। ऑलराइट, तो 90 डिग्री पर क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री पे क्या शेप बनेगी, सर्कुलर पाथ, डिफ्लेक्शन होगी। 180 डिग्री या 0 डिग्री पे क्या होगा, द पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, पार्टिकल की ना स्पीड चेंज होगी, पार्टिकल की ना डायरेक्शन चेंज होगी, एंड दैट्स इट। अच्छा, अगर कोई आपसे बड़ा क्रिटिकली ये सवाल कर ले कि बताएं जी क्या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकती है, जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये डिफ्लेक्टिंग है, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होने की वजह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपने समझना है। वो फैक्टर ये स्टूडेंट्स के जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की, F = QE की,
तो मैंने अभी बताया कि ये एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है, ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकती है। चूंकि ये स्पीड चेंज कर सकती है, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के तहत इट कैन परफॉर्म वर्क बिकॉज इट कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बट जो मैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स, QVB, ये सिर्फ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स होने की वजह से ये पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर पाती। स्पीड चेंज नहीं होगी तो देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स कोई वर्क भी नहीं होगा। तो रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि देयर इज नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स बट देयर इज ऑलवेज अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। चाहे चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू फील्ड मूव करे, चाहे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मूव करे। और मैग्नेटिक के केस पे आ जाएं तो V बेचारा परपेंडिकुलर टू B हो या V जो है वो पैरेलल टू B हो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। तो ये दो बातें ज़हन में रखनी है। अब हम इसके बाद जो चार्ज पार्टिकल्स का रेडियस है और डिफरेंट शेप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उनको डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगेन कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी इनटू द पेज। दो चार्ज पार्टिकल्स इसमें एंटर होंगे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ जो मैं समझा चुका हूँ कि चूंकि V और B का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल की वजह से बोथ विल रिवॉल्व इन अ सर्कल। अब क्या इन दोनों का सर्कल एक जैसा होगा या नहीं, उसके लिए कंडीशंस पे आ जाए। इनका जो चार्ज है वो तो एक जितना है, लेकिन इनका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर सबसे पहले जब रेडियस की इक्वेशन बनानी है हमने, तो उसमें सबसे पहले तो हमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज जब एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इसने परफॉर्म किया है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो स्टूडेंट्स QVB will be equal to mv square over r। यहाँ पर एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल होगी, तो QB इज इक्वल टू mv ओवर r, और यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा mv ओवर QB। अब ये जो रेडियस है स्टूडेंट्स, इसकी डिपेंडेंस चार चीज़ों पर वाजे हो रही, एक मास पर, एक वेलोसिटी पर, एक चार्ज पर और एक मैग्नेटिक फील्ड पर। कंडीशंस पे आ जाए। सपोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की स्पीड सेम है, जो चीज़ सेम होगी डिपेंडेंस उससे ख़त्म हो जाएगी। नाउ R डज नॉट डिपेंड अपॉन V। सपोज कर ले दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस पे भी डिपेंडेंस ख़त्म हो गई। चार्ज तो वैसे ही दोनों पे सेम है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू E। तो नाउ द ओनली डिपेंडेंस इज अपॉन मास, इसको हम चेंज कर नहीं सकते, ये नेचुरल है। तो चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो सिंपली यू हैव सीन दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी मच मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि प्रोटॉन एक बहुत ह्यूज सर्कल में रिवॉल्व करेगा और उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे सर्कल में रिवॉल्व करेगा। अब यहाँ पर एक तो रेडियस का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स डिफ्लेक्शन और कर्वेचर का, कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो तो किसका कर्वेचर ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स कर्वेचर का वर्ड कर्व से निकला है, कर्व कहते हैं मुड़ना, ठीक है, मोड़ना या मुड़ना। अब देखें, जो प्रोटॉन है उसका घुमाव बहुत कम है, यानी उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कर्व का लेवल कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन की उतने ही हिस्से में कर्व जो है वो ज़्यादा है। एक सिंपल सी बात, ये आपके पास दो लाइंस बना रहा हूँ, इन दोनों में से ऑब्वियसली इसका कर्वेचर ज़्यादा है। अब अगर ये किसी सर्कल का हिस्सा हो, ठीक है, तो देखें इस सर्कल का रेडियस कम है, इस सर्कल का रेडियस ज़्यादा है,
फिर आसान सी बात समझें, जिसका कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। इसका मतलब है कि रेडियस में और कर्वेचर या डिफ्लेक्शन में इनवर्स रिलेशन है। जिस चीज़ का दायरा जितना बड़ा होगा उसका कर्व या उसकी डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो किसका कर्वेचर ज़्यादा होगा। अब पूछा जाए कि किसका सर्कल बड़ा होगा तो प्रोटॉन आंसर है। पूछा जाए किसका कर्वेचर ज़्यादा होगा तो फिर उसका आंसर प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक बेसिक इक्वेशन बताई रेडियस की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप पार्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं और उनको उनके मासेस के मुताबिक और चार्जेस के मुताबिक हम डील कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन अब बताता हूँ मैं आपको कि आप पहले तो अपने पास चार्जेस कैटेगराइज कर लें कि आपने कौन सा पार्टिकल सपोज करना है, उसका चार्ज कितना है, उसका मास कितना है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, चार्ज उसका E है या नेगेटिव E कर लें, मास को ME कह लें। चार पार्टिकल है प्रोटॉन, चार्ज उसका +E है और उसके मास को नाम दे दें MP का। अच्छा, इसके बाद आता है ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन पे चार्ज E ही होता है लेकिन उसका मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन कर दें आप। ट्रिटियम चार्ज E है बट मास 3 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज 2E है और मास 4 टाइम्स ऑफ अल्फा जो है प्रोटॉन है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर चार्ज तो नहीं है बट आप उसका कंपैरेटिवली मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन सपोज कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स की अपने पास लिस्ट बना लेनी है और आपने करना ये है कि अपने पास रेडियस और कर्वेचर्स, इनकी आपस में आपने एक टेबल ड्रॉ करना है इन सारे पार्टिकल्स के लिए। उसका मैं आपको हिंट देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है, R = mv/qb। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स एक चीज़, रेडियस को आपने प्रोपोर्शनल रख लेना है m/q के और तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कर देना। तो अब एक सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये टेबल आपने नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 2 पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यूं कर लेते हैं, R प्रोटॉन रेशियो R अल्फा पार्टिकल। तो आई विल राइट m/q, m/q। अब मास ऑफ प्रोटॉन है mp और चार्ज ऑफ प्रोटॉन है E रेशियो। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज इसका है 2e। नाउ इट विल बी सिंप्लीफाइड एज me/mp over E रेशियो 2mp/e। तो mp/e से mp/e कैंसिल, आपके पास रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल का आंसर आ रहा है 1:2। अब 1:2 का मतलब ये है कि द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 2 टाइम्स ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। एक ये बात आ गई। अब अगर आपसे यही वर्ड रेडियस की बजाय कर्वेचर पूछा जाए तो स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कर्वेचर ऑफ प्रोटॉन रेशियो कर्वेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस रेशियो को उल्टा दें, इसे लिख दें 2:1 बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। अब आपको जो मैं टारगेट दे रहा हूँ वो टारगेट मैं ये दे रहा हूँ कि आप रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन निकालेंगे, रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू ड्यूट्रॉन भी निकालेंगे, प्रोटॉन टू ट्रिटियम निकालें, प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल निकालें, फिर इसी तरह ड्यूट्रियम टू ट्रिटियम, रेशियो ऑफ ट्रिटियम टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी जितने पार्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं उनकी आपस में रेशियो, पहली किस कंडीशन पर कि सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी है सेम, मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, सिर्फ उनके चार्जेस और मासेस की बिना पर उनकी रेडियस की रेशियोज भी बनाएं और कर्वेचर की रेशियोज भी बनाएं। अब इसी फॉर्मूला को अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक और आइडियोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ अगर एंटर हों। मिसाल के तौर पे सबसे पहली इक्वेशन थी mv/qb।
अब देखें गौर से, मैं एम वी को लिख सकता हूँ मोमेंटम, तो एम और वी अलग अलग बताने की बजाय पी मोमेंटम भी यूज़ हो सकता है। फिर मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। ये मैं आपको परसेंटेज, जो एक टॉपिक था हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने के लिए, या एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो था, उसमें मैं ये फार्मूला डिराइव कर चुका हूँ। और यहाँ से मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ है 2me। तो इसी मोमेंटम की जगह हमने लिख दिया 2me। अब सवाल बनने की लॉजिक क्या होती, इफ टू डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहा हो, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई या फिर कर्वेचर। स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो रेडियस डिपेंड करेगा एम और क्यू पे। एम और क्यू की वैल्यूज मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। कहा जाए कि दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम अल्फा पार्टिकल व्हाटएवर, एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम मोमेंटम। अगर इनका मोमेंटम सेम है ना स्टूडेंट्स, तो फिर डिपेंडेंस एम और वी पे नहीं रहेगी, फिर उसने पूरा फैक्टर ही सेम कह दिया, पी में एम भी आ जाता है वी भी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कोई एक क्वांटिटी बन रहा है। तो अगर दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होगा स्टूडेंट्स, तो रिमेंबर जो रेडियस की डिपेंडेंस है वो टोटली इन्वर्सली होगी चार्ज पर। और अगर कहा जाए कि दो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेडियस इक्वेशन, तो फिर रेडियस डिपेंड करेगा अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय चार्ज, क्योंकि बी जो है इसको हम स्टूडेंट्स तकरीबन तमाम केसेस में ही क्या कंसिडर करते हैं, यूनिफॉर्म। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस जो है फॉर्मूला से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ ना स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन हो आपके पास कि एक ड्यूट्रियम और एक अल्फा पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हों, तो रेडियस की रेशो क्या होगी या किसका रेडियस ग्रेटर होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, आप लिखेंगे R1:R2, फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ 2me/QB। अब देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कैंसिल, ये 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब ड्यूट्रियम का मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज 1 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल, लेट इट बी ड्यूट्रियम, लेट इट बी अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रियम का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अब देखें ये आएगा √2mp डिवाइडेड बाय ई, ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और साथ √mp आ जाएगा। √mp से √mp कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास रेशो आ जाएगी अल्फा टू ड्यूट्रियम टू अल्फा पार्टिकल। अब देखें जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रियम है स्टूडेंट्स, वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रियम विल बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ बोथ द पार्टिकल्स एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब आपने करना ये है, जितने मैंने पार्टिकल्स बताए हैं उन सब के इसी तरह आपस में रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू ड्यूट्रियम बाय हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह बाय हैविंग सेम मोमेंटम। तो ये सारे रेडियाई कंप्लीट करके आपने एक टेबल डेवलप करना है विद सेम वेलोसिटी, विद सेम मोमेंटम एंड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। उस टेबल का एक हिंट जो है वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ लेक्चर दूंगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक पजलिंग क्वेश्चन रख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, दो चार्ज पार्टिकल्स, लेट से दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में एंटर होता है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर्स पर सेकेंड और एक एंटर होता है विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर्स पर सेकेंड। बोथ विल रिवॉल्व इन अ सर्कल। अब दोनों के मासेस सेम हैं, दोनों के चार्जेस सेम हैं, दोनों की स्पीड सेम नहीं है, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। एक ज़रा फास्ट है, एक ज़रा स्लो है। अगली बात कि दोनों ने चूंकि एक दायरे में घूमना है, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि विच पार्टिकल विल कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन फर्स्ट, जिसकी स्पीड ज़्यादा है या जिसकी स्पीड कम है। तो उसके लिए हम चूंकि टाइम की बात कर रहे हैं तो हम इनके टाइम की इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। राइट फ्रॉम द रेडियस इक्वेशन mv/qb। अब v जो है इसको हम लिख सकते हैं r ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी घूमने की वजह से। r से
आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू एम। अच्छा, ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी, यहाँ पे आ रहा है क्यू बी। अब आपने स्टूडेंट्स ये टाइम उठा के इधर ले आना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी। ऑलराइट, अब एक गौर से देखने वाली बात यह है कि जो टाइम पीरियड का रिलेशन है उसमें तो कहीं वेलोसिटी आ ही नहीं रही। इसका मतलब कि वेलोसिटी नहीं है इक्वेशन में, तो वेलोसिटी की डिपेंडेंस भी नहीं है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि दोनों में से किसका टाइम पीरियड या किसकी रेवोल्यूशन पहले कंप्लीट होगी। आंसर इज कि दोनों की जो रेवोल्यूशन है वो एक ही टाइम पे कंप्लीट होगी, उसकी वजह कि इनके जो मासेस तो एक जैसे हैं, तो मास कह रहा है कि टाइम एक जैसा होगा, चार्जेस भी एक जैसे हैं तो टाइम एक जैसा होगा। अब वेलोसिटी कम या ज़्यादा है तो ऐसा कैसे मुमकिन है, हाउ लॉजिक विल एक्सेप्ट इट। तो रिमेंबर, अब आप इस कंडीशन पे आ जाए, क्या था, r इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इफ एम क्यू एंड बी आर कांस्टेंट। तो जिसकी स्पीड स्लो है स्टूडेंट्स वो एक छोटे सर्कल में रिवॉल्व करेगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो एक बड़े सर्कल में रिवॉल्व करेगा, सच दैट बोथ विल कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अगर चार्जेस सेम है। और अगर सेम नहीं है तो फिर आप T1 रेशो T2 से M1 ओवर Q1B M2 ओवर Q2B ये रिलेशन यूज़ करते हुए फिर कहानी में उन्हीं चार्जेस पे ले जाऊंगा जो ड्यूटियम प्रोटॉन अल्फा है कि आप डिफरेंट चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड्स को इवेल्युएट करें, तो ये होगा उसका फॉर्मूला जो स्पीड डिपेंडेंट नहीं होगा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड शेप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, दो शेप्स तो मैं आपको पहले बता चुका कि अगर V परपेंडिकुलर टू B हो तो द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड विल रिवॉल्व इन अ सर्कल, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हों तो द मोशन विल बी रेक्टिलिनियर। ओके, अब एक और केस पे आते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो विद द कंडीशन दैट V इज स्टिल परपेंडिकुलर टू B। अब V का परपेंडिकुलर टू B होना पहली बात है सर्कल बनाएगा, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर बाय सम मीन्स किसी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करें तो व्हाट विल हैपन। अब रेडियस इक्वेशन क्या थी, mv ओवर qb, radius is proportional to velocity, it means if velocity is increasing radius will keep on increasing। तो जब ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा स्टूडेंट्स, इसके घूमने के दौरान इसका रेडियस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो शेप है जिसमें रेडियस इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस शेप को हम नाम देते हैं स्पाइरल शेप। तो इट इज एन इंक्रीजिंग स्पाइरल, या स्पाइरल दैट इज गेटिंग इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। और यही सेम इफेक्ट अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो mv ओवर qb, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो द रेडियस ऑफ द स्पाइरल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो एक शेप सर्कल हो गई, एक शेप रेक्टिलिनियर हो गई। अभी हमने देखा है कि इंक्रीजिंग स्पाइरल, फिर हमने देखा है डिक्रीजिंग स्पाइरल। अब मैं आपको एक और शेप पे लेके जाता हूँ जिसे हेलिकल शेप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप अब जरा आपने अंडरस्टैंड करना है हेलिकल शेप को। हेलिकल शेप होती है स्प्रिंग जैसी शेप। अब इस शेप के पीछे क्या लॉजिक है, देखें, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे होते हैं। फर्ज करें एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल टू द फील्ड एड मूव करता है। लेट से इसकी वेलोसिटी को हम कह देते हैं ये इसका एक्स कंपोनेंट है। तो अभी हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के अकॉर्डिंग। साइन चूंकि 0 डिग्री है तो इस पर लगने वाली फोर्स 0 होगी, एंड इट विल मूव स्ट्रेट इन दिस रीजन विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रॉस करते हुए यूं फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हम वेलोसिटी देंगे अलोंग वाई एक्सिस।
अब ज़रा हम राइट हैंड रूल की वही कंडीशन यूज़ करें, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने मिडल फिंगर से जो है रिप्रेजेंट करना था, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में मेंशन कर दिया। चार्ज से पूछें किधर जा रहे हैं, वो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ इशारा कर दें। तो जब मैंने इस तरफ पॉइंट किया तो ये मेरा थंब डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। ये इसी जगह पर एक सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये जैसे मैं बोर्ड मार्कर को घुमा रहा हूँ, ये इसी डायरेक्शन में इसी जगह पर परफेक्ट सर्कल बनाना शुरू कर देगा। अब ये हो गया जब वेलोसिटी बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हो गया वेलोसिटी जब बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। क्या होगा अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है और ना एग्जैक्टली पैरेलल है, यानी ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है एंगल। तो स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में चेंज कर दें, एक इसका x कंपोनेंट और एक इसका y कंपोनेंट। अब x कंपोनेंट की वजह से इसका मोशन होना चाहिए है रेक्टिलिनियर और y कंपोनेंट की वजह से इसका मोशन होना चाहिए है सर्कुलर। अब दोनों ख्वाहिशात पूरी करनी है चार्ज की, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स हैं इसके पास, तो इसको आगे भी भेजना है और दायरे में भी घुमाना है। तो स्टूडेंट्स दैट वुड बी द पाथ ऑफ पार्टिकल, ये आगे भी बढ़ता जाएगा और दायरे में भी घूमता जाएगा। तो दिस शेप इज नेम्ड एज अ हेलिकल शेप। दिस शेप इज नेम्ड एज अ हेलिकल शेप। तो स्टूडेंट्स ये शेप कहाँ काम आती है? मैंने शुरू में ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, तो जब सूरज से आने वाली रेडिएशंस ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो चूंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी सर्टेन एंगल बना रही होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उनको यूं अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, और जब ये यहाँ पर ट्रैप होते हैं तो दे मूव इन अ हेलिकल शेप। अब यही चार्ज पार्टिकल्स जब ज़मीन की आयनोस्फेयर के साथ दूसरे चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से डिफरेंट कलर्स एमिट होते हैं, और उन कलर्स को एरोरा लाइट्स कहा जाता है। और ये लाइट्स सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं है, हर वो प्लैनेट, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स ही ऑलमोस्ट और स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो ख़ासकर प्लैनेट्स पे ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो अपनी रोशनी नहीं रखते, तो उन पर जो भी लाइट जो है एग्जिस्ट करेगी वो नज़र आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स शेप्स ऑफ चार्जेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि द बिहेवियर ऑफ चार्जेस इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। स्टूडेंट्स अब बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अब अगर हम देखें कि फोर्स की कंडीशंस पे आ जाए, फॉर एग्जांपल एक रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि दोनों फील्ड्स ही मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड के चार्ज पर लगने वाली फोर्स क्या होगी? ज़ीरो होगी। एक रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दो कंडीशंस हैं, फोर्स इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है, फोर्स इक्वल्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर चार्ज की वेलोसिटी पैरेलल टू फील्ड है या एंटी पैरेलल टू फील्ड है, तो कंडीशन वन फुलफिल होगी, दैट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी है या अदर देन कोई पैरेलल एंगल बना रहा है, देन द फोर्स विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फोर्स उस चार्ज पे लगेगी, कैसे लगेगी उसके लिए फिर लेक्चर की सारी कंडीशंस वापस आ जाएगी। एक रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, तो रिमेंबर एक ही कंडीशन है कि स्टूडेंट्स फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चाहे पैरेलल टू ई मूव करे तब भी फोर्स लगती, चाहे परपेंडिकुलर टू ई मूव करे तब भी फोर्स लगती है। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बता चुका हूँ। आखिरी कंडीशन कि अगर ई भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, यानी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, तो नाउ देयर आर बोथ कंडीशंस। स्टूडेंट्स पहली कंडीशन के फोर्स ज़ीरो हो भी सकती है और दूसरी कंडीशन के फोर्स ज़ीरो नहीं भी हो सकती। इस केस को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ
वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे थे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, उसमें सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस परपेंडिकुलर फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एंटर होगा तो बताएं इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी। इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम नेगेटिव जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस फील्ड में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन अपवर्ड है। नंबर 2, फर्ज करें यही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में जो इनटू द पेज है एंटर हो, तो मैंने राइट हैंड रूल से बताया कि पॉजिटिव होता तो अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड। किस फील्ड में लग रही है? बी में। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल पर स्टूडेंट्स एक ही वक्त में दोनों फोर्सेस एग्जर्ट हों तो F जो नेट फोर्स है वो हो जाता है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का। तो F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस B। सो वी सिंपली स्टेट दैट नेट फोर्स इज क्यू ई प्लस, या सिंपल इसमें से Q आप ले लें कॉमन, तो ये बन जाएगा E प्लस वी क्रॉस B। ये होगी टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। अब गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये ओरिएंटेशन हो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है अपवर्ड, ये ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की हो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड। तो हम इन दोनों पिक्चर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे बना देते हैं कि एक रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से पास करेगा स्टूडेंट्स, तो रिमेंबर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, या सिंपल कह लें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल ओबे द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बात मानेगा मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन अगर दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इक्वल हो जाए, यानी एफ ई बिकम्स इक्वल टू एफ पी, तो फिर इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर ये फोर्स ज़ीरो होगी तो वी कैन सिंपली स्टेट दैट ई क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू और क्यू क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा E इज इक्वल टू वी बी और V इज इक्वल टू E ओवर P। अब जिस पर स्टूडेंट्स लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम ज़ीरो हो रहा है, वो पार्टिकल यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या हो रही है? ज़ीरो। तो ये वो कंडीशन है स्टूडेंट कि एक रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स से ज़ीरो नहीं है। हम एक केस ये देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ ज़रा सी भी ज़्यादा हो मैग्नेटिक फोर्स से तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पे डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगी। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे तो फिर द पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन अब ये अनडिफ्लेक्टेड कौन से पार्टिकल्स आएंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। एक सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि वेलोसिटी क्या बन रही है? E ओवर B। फर्ज करें हमने 100 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर बहुत सी डिफरेंट स्पीड्स के इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उन सब पर लगने वाली जो आपके पास कह लें कि फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटीज वेरी करेगी। अब 50 मीटर पर सेकेंड वो वेलोसिटी है जिसके लिए ये कंडीशन आ रही, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 50 मीटर्स पर सेकेंड वाले होंगे वो यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएंगे। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल डिफ्लेक्ट आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो देखें जो 50 से ज़्यादा वेलोसिटी रखेंगे उन पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो जिनकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 50 होगी दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स,
और जिनकी वेलोसिटी कम होगी 50 से, दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फोर्स, और 50 वाले यहाँ से क्या आ जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड। तो अनडिफ्लेक्टेड चार्जेस को फिर आगे हम 4 to मास रेशो वाले एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। 4 to मास रेशो के भी मैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगा। तो ये 4 कंडीशंस के अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हों तो किस तरह फोर्सेस वेरी करती। अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे 4 to मास रेशो का, और इसके बाद हम लेक्चर को एंड अप कर देंगे। स्टूडेंट्स, चार्ज टू मास रेशो ये भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज में आता है। चार्ज टू मास रेशो ऑफ पार्टिकल्स को स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। इसका मैं एक फ़र्क बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो यू विल आंसर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बट इफ समवन आस्क कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्टूडेंट्स देन इट इज़ 1.75 × 10⁻11 कूलम्स पर kg। स्पेसिफिक चार्ज इज़ द रेशो ऑफ चार्ज टू मास। तो अब इसमें जो इक्वेशंस हैं कि E/m किस फैक्टर के इक्वल होता है, उसके लिए तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चार्ज टू मास रेशो वाले लेक्चर का, वो सुन लें। मैं सिर्फ आपको कुछ मोटी मोटी सी बातें बताऊंगा कि स्पेसिफिक चार्ज को लेट से हम S से डिनोट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो आपके पास बराबर है E/m के, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय मास। अब फिर आपको उन्हीं पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताए। अब मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको वैल्यूज़ बता दूं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1.75 × 10⁻11 कूलम्स पर kg। ये वैल्यू डिराइव करने पे आती है। अब इसको एक और भी तरह पढ़ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा स्टूडेंट्स, तो दिस वुड बी द आंसर। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स ये होता है 9.6 × 10⁻7 कूलम्स पर kg। और व्हाट इज़ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? द सिंपल आंसर इज़ 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम दो डिफरेंट पार्टिकल्स को कंपेयर करें तो एक मिसाल आपको मैं समझाऊंगा, बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए आप उसी तरह आपस में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक चार्ज रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन? अब यहाँ पे आप लिखेंगे E/m, यहाँ पे लिख लें E/m। इलेक्ट्रॉन का E/m यहाँ पे हो जाएगा। प्रोटॉन पे चार्ज तो उतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है वो तकरीबन 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स E/m से E/m कैंसिल, ये 1837 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 1837:1। तो द स्पेसिफिक चार्ज रेशोज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1837:1। अच्छा, सिमिलरली अगर आपने प्रोटॉन के साथ किसी और पार्टिकल को कंपेयर करना है, लेट्स से व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज रेशो ऑफ प्रोटॉन टू द स्पेसिफिक चार्ज रेशो ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे E/m, यहाँ पे भी E/m लिख लें पहले। अब प्रोटॉन का चार्ज E है, मास mp है। न्यूट्रॉन का चार्ज वही है, मास 2 टाइम्स ऑफ mp है। ऑलराइट, अब E/mp से E/mp कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2:1। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है उसके मुकाबले में प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज डबल है। यानी प्रोटॉन का अगर 9.6 है तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन का हो जाएगा 4.8 × 10⁻7 कूलम्स पर kg। तो अगेन सेम चीज़ कि आप प्रोटॉन टू अल्फा भी स्पेसिफिक चार्ज निकालें, प्रोटॉन टू ट्रिटियम भी निकालें, इसी तरह ड्यूट्रियम टू अल्फा पार्टिकल भी स्पेसिफिक चार्ज की रेशो निकालें एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये था एक ब्रीफ लेक्चर अबाउट हाउ द मोशन ऑफ चार्जेस एक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। आई एम होपफुल कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर को एंजॉय किया है आपने तो इसको अच्छे से आगे जो है डिलीवर करें, इसको पब्लिश करें, इसको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स इस क्वारंटाइन टाइम में हम जितनों का भला कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटी टेस्ट लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, आप सीधी तरह जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे लेक्चर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर नहीं करेगा। बहुत सी इमेंस फीस जो है
वो इंस्टीट्यूट्स लेते हैं आपको एंटी टेस्ट डिलीवर करने के लिए। तो अगर आप तक ये पहुंच रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो एंटी टेस्ट का चार्म है स्टूडेंट्स में वो कायम व दायम रहे। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।